नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। आज जो हमारा इस क्लास में टॉपिक रहेगा वो है सतत विकास का। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया। उसके बाद हम देखेंगे सतत विकास होता क्या है, समपोषणीय क्या है और अन्य इससे संबंधित जो जानकारी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा सतत विकास जो शब्द है इसका प्रयोग से संबंधित। इस शब्द का प्रयोग है वो 1987 में प्रथम बार हुआ था। अगर पूछ लिया जाए सतत विकास है, इस शब्द का सबसे प्रथम यानी पहली बार प्रयोग कब हुआ था तो बताना है 1987 में हुआ था। और किसमें किया गया था तो बताना है ब्रंटलैंड कमीशन में। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब है 1987 में। कहाँ किया गया था तो बताना है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आगे हम बात करेंगे बेटा इसके अभिप्राय से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे, अभिप्राय से संबंधित बात करेंगे। तो जो ये ब्रंटलैंड है इसने अपने दस्तावेज, किसने, ब्रंटलैंड ने अपने दस्तावेज समझते हो बेटा, जो कागज बांधड़ी बोलते हैं वो दस्तावेज हमारा साझा भविष्य में, किसमें, हमारा साझा भविष्य हमारा साझा भविष्य में क्या बताया था, इसका अभिप्राय संबंधी बात आती है। तो इसमें बताया गया था कि सतत टिकाऊ विकास एक विकास है, यानी ये जो सतत है, सतत टिकाऊ विकास एक विकास है जिसमें, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसकी परिभाषा भी आपके समझ में आ जाएगी, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी वर्तमान की जो पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी वर्तमान जो पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना करती है। यानी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको क्षति नहीं पहुंचाती है और क्षति न पहुंचाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वही क्या है, सतत विकास है। पुनः देख लो, वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। समझे? पुनः देख लो, वर्तमान जो पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना क्षति या नुकसान पहुंचाए करती है। यानी वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है,
लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। वही क्या होता है बेटा? सतत विकास होता है। याद रह जाएगा। ये बात किसमें कही गई? किसमें? हमारा साझा भविष्य में, जो क्या है बेटा? एक ब्रंटलैंड कमीशन का एक दस्तावेज है। क्या है? ब्रंटलैंड जो कमीशन है उसका एक दस्तावेज है जिसमें ये बात कही गई है, और उसमें यह भी कहा गया है कि सतत टिकाऊ विकास एक क्या है? विकास है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1987 में हुआ था। किसमें किया गया था? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। अब आगे हम देखते हैं समपोषणीय विकास, जिसे में आता है बेटा समपोषणीय विकास। उसकी परिभाषा भी लगभग इसी के समान मिलेगी आपको, थोड़ा सा अंतर है, केवल आपको क्या देना है? ध्यान देना है। अगला है समपोषणीय विकास। क्या है? समपोषणीय विकास है। तो समपोषणीय विकास में क्या बताया गया है कि ऐसा विकास जो मानव समाज की केवल तात्कालीन आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करे, यानी वह विकास जो मानव है उसकी जो तात्कालीन आवश्यकता यानी जो वर्तमान की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? बल्कि वह स्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करता है। कुछ समझे? पीछे वाले में तो आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं लोग, लेकिन भविष्य को देखते हुए आने वाली जो पीढ़ी है उसको नुकसान न हो उस प्रकार से करे थे। इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा विकास जो मानव की केवल तात्कालीन आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता, बल्कि क्या करता है? बल्कि वह स्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करता है। वही क्या है? समपोषणीय विकास है। वही क्या है? समपोषणीय विकास है, यानी सतत पोषणीय विकास। इसको क्या बोल सकते हैं? सतत पोषणीय विकास भी बोल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं बेटा इसकी सतत विकास की संकल्पना को। सतत विकास की संकल्पना। तो देखो, ये जो संकल्पना है यह केवल पर्यावरण तथा संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। किस पे ध्यान केंद्रित नहीं करती है? पर्यावरण एवं संसाधन, यानी जो हमारा पर्यावरण है और यहाँ पे जितने भी हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इन पे क्या नहीं करती है? ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि यानी करती क्या है? बल्कि संसाधनों के विकास एवं वृद्धि पर भी बल देती है। यानी जो संसाधन हैं उनके विकास एवं वृद्धि पर भी बल देती है। कुछ समझे? संकल्पना की बात हो रही है बेटा। तो यह संकल्पना है, यह केवल पर्यावरण एवं जो संसाधन है उन पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि क्या करती है कि जो संसाधन हैं उनके विकास संबंधी बातें और वृद्धि पर भी क्या देती है? बल देती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो सौर ऊर्जा है। उदाहरण के तौर पे किनको देखें? सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उसके विकास और वृद्धि पर ज़्यादा ध्यान हो रहा है। सौर प्लेटें लग रही हैं लगभग घरों में, खेतों में भी लग रही हैं। तो वही क्या है बेटा? विकास एवं वृद्धि है। आगे देखो,
अब कुछ आगे बेटा छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, उनको ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ष 1992 की। किसकी बात करता हूं? वर्ष 1992 में क्या हुआ था कि ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरो। किसका शहर है? ब्राजील का शहर रियो डी जनेरो, ये एक ही नाम है बेटा। ये ब्राजील का एक शहर है जिसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस शहर में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पे क्या हुआ था? एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और विश्व के 178 देशों ने इसमें भाग लिया था। विश्व के कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। अगर याद हो तो हमने 12वां जो पार्ट था उसमें इससे संबंधित कुछ पढ़ा था। पर्यावरणीय समस्याएं समाधान वाला जो लेसन था उसके लास्ट में हमने एक सारणी बनाई थी। उस सारणी में ये चीज आई थी। रियो डी जनेरो कहाँ पे है? ब्राजील में है। कहाँ पे है बेटा? ब्राजील में है। वहां पे क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था। ये चीज हमने पढ़ी थी। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा है, वो क्या है कि इस सम्मेलन में कितने देशों ने विश्व के भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत के कौन से व्यक्ति ने भाग लिया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम था पीवी नरसिंह राव। किसने भाग लिया था बेटा? पीवी नरसिंह राव ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। तो पीवी का नाम क्या है? पामुला व्यक्ति, याद रखना। पी का पामुला, वी का व्यक्त, नरसिंह राव। अब देखो इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? जो पृथ्वी सम्मेलन था इसी में क्या था कि पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया था। किसको बचाने के लिए? पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया। इसी की बात चल रही है बेटा 1992 की ही। तो वर्ष 1992 में जो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरो, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उस पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पृथ्वी को बचाने के लिए एक एजेंडा बनाया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। अब हम देखते हैं कि एजेंडा 21 होता क्या है, यानी एजेंडा 21 है क्या। तो बेटा एजेंडा 21 है, ये एक घोषणा पत्र है। एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा पत्र है जिसमें विश्व के सभी राष्ट्रों ने पृथ्वी को बचाने के लिए सहमति दी थी। ये चीज हमने देख लिया है। यानी पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने सहमति प्रदान की थी। और इसमें कितनी बातों को शामिल किया था? तो बताना है कितनी बातों को? 21 बातों को। यही एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा पत्र है जिसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व के सभी देशों ने अपनी सहमति प्रदान की थी। तो विश्व के कितने देश शामिल थे? 178 देश शामिल थे। तो सभी ने सहमति प्रदान की। और इस एजेंडा में यानी इस घोषणा में कितनी बातों को रखा गया था? तो बताना है 21 बातों को इसमें रखा गया था। तो ये तो हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय की बात करें, ये तो क्या है? प्रथम। अब किसकी बात करें? द्वितीय की, कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था। तो दूसरा कहां पे हुआ था बेटा?
जून 1997 में। कब है? जून 1997 में। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। अमेरिका में है बेटा न्यूयॉर्क। प्रथम 1992 में रियो डी जनेरो में। द्वितीय की बात आई है तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब बात करें तृतीय की। किसकी बात करें बेटा? तृतीय की, यानी तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है। ये कहाँ पे और कब है? तो ये अगस्त 2002 को। कब है? अगस्त 2002 को। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ बेटा? दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा शहर है? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग हमने पढ़ा था बेटा मानचित्र में, याद है तो रेल परिवहन संबंधी हमारा जो मानचित्र था केप काहिरा, उसमें जोहान्सबर्ग हमने पढ़ा था। तो वही जोहान्सबर्ग है। अब देखो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, चीज़ थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन देखो कितने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम है ब्राजील शहर के रियो डी जनेरो में। कब है? 1992 में। अब बात करें कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। कब है? जून 1997 में। इसी संबंधित तीसरा क्वेश्चन आता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे? तो अगस्त 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के कौन से में? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, तीनों के तीनों आपके सामने हैं। पहला 92 में, दूसरा 97 में, तीसरा 2002 में। पहला रियो डी जनेरो, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जोहान्सबर्ग में। याद रह जाएगा। तो ये तो बात होगी पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित। अब देखते हैं कि सतत विकास के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। यानी सतत विकास है उसमें अगर देखा जाए तो जो आधुनिक यानी जो वर्तमान दृष्टिकोण है वह क्या है? किसकी बात करेंगे? वर्तमान दृष्टिकोण की। तो वर्तमान दृष्टिकोण देखा जाए तो बेटा सबसे बड़ी बात आती है आधुनिक दृष्टिकोण में बात की जाए सतत विकास की तो निरंतर क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। निरंतर क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जो संसाधन हैं, संसाधनों का विद्वान होगा। विद्वान का अर्थ क्या होता है? उपयोग। तो निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो संसाधनों का भी क्या होगा? विद्वान होगा। यानी संसाधनों का उपयोग भी क्या होगा? अधिक होगा। अब इसी के साथ नई चीज आई है बेटा कि निरंतर तकनीकी विकास के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो तकनीक का भी क्या होगा? विकास होगा। किसका विकास होगा? जो तकनीक है उसका भी विकास होगा। तो तकनीक विकास के कारण संसाधनों का विकास भी हुआ है। यानी तकनीक विकास हुआ है तो किनका विकास हुआ है? संसाधनों का विकास हुआ है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन निरंतर जैसे जैसे वृद्धि हो रही है जनसंख्या वैसे वैसे नई नई तकनीकी आ रही हैं। तो नई नई तकनीकी आने से जो संसाधनों का विकास है वह भी ज़्यादा होने लगा है। अब संसाधनों का विकास हुआ है तो इसमें बेटा कई चुनौतियां भी आई हैं। चुनौती समझते हो? समस्याएं।
यानी संसाधनों का विकास होता है तो हमें कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, यानी हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। और जैसे जैसे संसाधनों का विकास होगा, या फिर मैं कहूं कि संसाधनों का जनसंख्या वृद्धि के कारण विदोन हो रहा है, वैसे वैसे अनेक जो जीव जंतु हैं और जो हमारे यहाँ पे पर्याप्त संसाधन हैं वो क्या होने शुरू हो गए हैं, विलुप्त होने शुरू हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, इसका हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो एक न एक दिन तो क्या होगा बेटा, समाप्त होगा। तो वही बात है, संसाधनों का विदोहन होगा तो जो संसाधन हैं या फिर मैं कहूँ जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनकी जनजातियाँ क्या होने लगी हैं, विलुप्त होने लगी हैं। इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, यानी संसाधन विलुप्त हो जाएंगे, जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसे बचाने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करना होगा। वही पर्यावरणीय समस्या वाली बात आ गई, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। किसका उपयोग कम करना पड़ेगा, जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग हमें कम करना होगा। और पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने होंगे, जो अभी हमने पढ़े थे, पृथ्वी विश्व सम्मेलन। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसे बचाने के लिए हमें समय समय पे सम्मेलनों का आयोजन करवाना चाहिए। और परिवर्तनकारी जो घटन है, यानी जलवायु के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संबंधित जो घटक हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, समय रहते उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। अब आगे आता है बेटा लास्ट टॉपिक, सतत विकास के उपाय। यानी सतत विकास के उपाय क्या हैं, दूसरी भाषा में पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपाय की बात आती है तो हमें जो 12वें पार्ट में हमने लास्ट में पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए, तो उन्हीं उपायों को इसमें हमें क्या करना है बेटा, शामिल करना है। तो इसी के साथ जो हमारा नियोजन एवं सतत विकास संबंधी अध्याय था वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना भी आपके पास भेजा जा रहा है, उनको बेटा आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कार्य करना है। क्योंकि आज जो कार्य करवाया जा रहा है, यानी वर्तमान में जो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो आगे भविष्य में यानी आने वाले दिनों में उस कार्य को कराना संभव नहीं होगा। क्योंकि समय को देखते हुए जुलाई चला गया, ये अगस्त भी चला जाएगा और सितंबर भी हो सकता है, संभावना कि हमारा जा भी सकता है। तो आगे आप सोचो कितने दिन बचेंगे, हम सिलेबस करेंगे या फिर उनको याद करेंगे। तो सिलेबस तो आपका हो रहा है बेटा, यही चीज़ हम क्लास में बताते हैं, यही आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। जो नोट्स लिखाते हैं उनके आपको PDF उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कहने का अर्थ यही है कि आपको जो उपलब्ध हो रहा है उनको अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।